नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ ईशांत और मुथु दोनों ही बहुत परेशान होते हैं अपने दोनों बच्चों के लिए, लेकिन वो दोनों जितना परेशान होते हैं उतना ही वो शांत रहकर अपने दिमाग से काम लेते हैं और ईशांत के फ़ोन के लोकेशन को ट्रैक करते हुए, क्योंकि ईशांत ने लोकेशन ऑन रखा रहता है हमेशा, ईशांत का लोकेशन, तो उसे ट्रैक कर लेते हैं मुथु, क्योंकि वो ऑफकोर्सली नेता है तो उनके लिए ये करना नामुमकिन नहीं था। वो अपने सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हैं और ईशांत का लोकेशन ट्रैक करते हैं और दोनों ही शेयर करते हैं और फिर दोनों ही उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंचते हैं, जहां ईशांत इंद्रानी को लेकर के एक सुनसान जगह पे पहुंचता है, जहां पे वीरेंद्र देव आया हुआ होता है और वो कहता है, आखिरकार तुम उसे लेकर आ ही गए, ये बेहोश है। जिस पर ईशांत कहता है हाँ। जिस पर वो कहता है, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे इसे लाना है। क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? हाँ, ये इंद्रानी है। ये एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन की बेटी है। और तुम्हारी? मेरी? वो शांत हो जाता है और वो सोचने लगता है। उसे लगता है कि उसका दिमाग काम करने लगा है फिर से। फिर वो कहता है देव कि ज़्यादा मत सोचो, यहीं रुको और सब पे नज़र रखो, कोई यहाँ आने ना पाए। अगर कोई यहाँ आता है तो तुम उसे मार डालना, ठीक है? आपके ऑर्डर को मैं पूरा करूँगा। सही कहा, तुम्हें वो सब सुनना होगा और पूरा करना होगा जो भी मैं कहूँगा, ठीक है? हाँ। वीरेंद्र ईशांत को ये सब कहकर इंद्रानी को लेकर चला जाता है अंदर। जब इंद्रानी को लेकर वो जा रहा होता है घसीट घसीट कर, क्योंकि इंद्रानी उससे उठ नहीं रही थी, तो वो एक कंधे पे अपना उसका हाथ रख करके उसे कमर से पकड़कर घसीट कर लेकर जा रहा होता है। उसके पैर ज़मीन पर उनके लड़खड़ा रहे होते हैं, फिर भी वो उसे घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। अंदर जब वो उसे लेकर जाता है तो उसे एक चेयर पे बैठा देता है, उसके हाथों को बेल्ट से बांध देता है और उसके पूरे शरीर को बांध देता है बेल्ट से। वो स्टील की चेयर रहती है, बहुत ही मजबूत, और इसलिए वो उस पर भरोसा कर उस चेयर पे उसे बांध देता है। और जब वो बांधता है और मुड़ता है तो उसके आसपास 4-5 नहीं बल्कि 30 से भी ज़्यादा लोग होते हैं। वो लोग जो उसकी हर एक ऑर्डर को सुनते हैं और मानते हैं। वो जो इतने सालों तक गायब था, उसने अलग अलग जगह से लोगों को पकड़ा, उन सबके दिमाग को कंट्रोल किया, और आज वो सभी बच्चे उसी की बातें सुनते हैं। वो उनकी तरफ देखता है और कहता है, आज मैं तुम्हें उनसे मिला रहा हूँ जो मेरे लिए सबसे ख़ास है। तुम सब देख सकते हो, ये लड़की जो तुम्हारे सामने बैठी है, ये वो है जो तुम्हारी जैसी ही है और सबसे ख़ास और यूनिक है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने इसे पैदाइशी साइको बनाया, माइंड रीडर बनाया, माइंड कंट्रोलर बनाया। मैंने इसे ऐसा इंसान बनाया जो कुछ भी कर सकता है। ये तुम लोगों से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जैसा इसे भी बना दूँगा। बहुत जल्द ये भी मेरी हर बात मानेगी। इसके साथ वो करूँगा जो मैंने तुम लोगों के साथ भी नहीं किया। ये कहकर उसे उस चेयर के साथ एक लैब में लेकर जाता है। उस लैब में उसे पहुंचाने के बाद वो अपने बाहर आता है और बाहर आकर उन लोगों को कहता है
कि बाहर एक लड़का है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, उसे तुम लोग मार दो ताकि मुझे वक्त मिल सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसे मैंने काबू किया है। वो ये कहकर चला जाता है अंदर। इधर उसके कहे हुए हर एक इंसान को ईशांत उन्हें आता देख समझ चुका होता है कि उसे अभी मुझ पे भरोसा नहीं है, इसलिए उसने इन्हें भेजा है। और वो आते ही जिस तरह से उस पर हमला कर रहे थे, वो ये बात से श्योर हो गया है कि वो मुझ पे हमला करेगा ही करेगा। उसे मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो समझ जाता है कि उसकी बहन की जान खतरे में है। वो उन लोगों से मार पीट करने लगता है और ख़ुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसी वक्त उसके दोनों पिता उसके पास आ जाते हैं। ईशांत और मुथु दोनों ही आते हैं और वो अपने साथ पुलिस फोर्स भी लेकर आते हैं। पूरी पुलिस फोर्स मिलकर फिर उन सब से लड़ाई कर रही होती है। इधर मुथु, ईशांत यानी मुथु का बेटा, तीनों ही जाते हैं। बीच में ईशांत रहता है और दोनों तरफ उसके दोनों पिता रहते हैं। वो दोनों ही अंदर जाते हैं और तुरंत वो अंदर जा कर के ईशांत इंद्राणी को ढूंढने लगता है। इधर सिर्फ ईशांत ही अकेला नहीं होता है। मुथु और वीरेंद्र को वो उसे देख लेता है। मुथु वीरेंद्र को देख करके उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना बड़ा दरवाज़ा और सिर्फ कांच से घिरा हुआ है और उस कांच को तोड़ पाना नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन ईशांत उस कांच को तोड़ने लगता है और उसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो कांच उसके 2 पैर में ही टूट जाता है। और जैसे वो टूटता है, मुथु और ईशांत दोनों ही अंदर जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो उसे लड़ नहीं सकते। इसलिए ईशांत कहता है, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। तुमने बचपन ही उसका बिगाड़ के रख दिया था, अब तो सुधर जाओ। उसे बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाओ। वो तुम्हारे दोस्त की बेटी तुम्हारी बेटी जैसी है। तुमने ही तो उसका बचपन देखा है, तुमने ही तो उसे पाला है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बहुत ही इमोशनल होने का ड्रामा भी करता है और वो उसकी बातों में आ भी जाता है, ऐसे दिखाता है। लेकिन ईशांत की बातों में वो बिल्कुल नहीं आता, बल्कि वो बताता है कि तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत मस्त थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें लगता है, वीरेंद्र ईशांत से ये बातें कह रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छे से मुझसे बात की, मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मुझे इमोशनल फूल बनाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि मैं इस सब से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। जिस पर उधर से ईशांत उसके पास आकर उसे मारता है, मेरी बहन से तोड़ रहा है। जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है। तुम लोगों को क्या लगता है अब जब वो उसकी आंखें खुलेगी तो वो कैसी होगी? मुझे लगता है तुम सोच भी नहीं सकते वो अब कैसी होगी। उसकी सारी यादें, तुमसे जुड़ी हुई सारी बातें वो भूल जाएगी। वो भूल जाएगी कि वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और वैसे किसी की बायोलॉजिकल बेटी और किसी की पालने वाले माता पिता भी हैं। उसे कुछ नहीं पता होगा, वो कुछ नहीं जानेगी। वो बस एक चीज़ जानेगी, वो है मुझे, क्योंकि मैं ही तो हूँ जो उसके सामने खड़ा रहूँगा उसके आँखों के खुलने से ही। लेकिन वो लोग उसे खड़ा होने देंगे तब ना। वो उसे बहुत पीटने लगता है ईशांत और कहता है, तुम्हें दूसरों पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले खुद को ताकतवर बना लेना चाहिए था। अब तुम कैसे बचोगे? जिस पर वो कहता है, तुम तो मेरे काबू से बाहर थे, फिर भी मेरी बात मानकर अपनी बहन को यहाँ लेकर आए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन जब जागेगी तब तुम्हें वो पहचानेगी? तुम लोग बिल्कुल असमझ हो।
तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि तुम मुझे पकड़ कर मारो? हाँ, वैसे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे मार भी डालो तो। मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन का खून देखा। मैंने उसका खून देखा। सच कह रहा हूँ, बहुत बहुत अमेजिंग है। बहुत ही रेयर क्वालिटी का है तुम्हारी बहन का खून। और आप तो उसके पिता हैं। आपने उसके भाई को, यानी सौतेले भाई को या मुंह बोले भाई को, सौतेला तो नहीं, मुंह बोला भाई है, हाँ, मुंह बोले भाई को ठीक करना ज़रूरी समझा, उसका ध्यान रखा। लेकिन अपनी बेटी का नहीं रखा आपने। तुम कभी अपनी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखते ईशांत? तुम हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचते रहते हो? दूसरों का ख्याल क्यों रखते हो? तुम ऐसे क्यों रहे हो? ना तुम अपनी पत्नी का ख्याल रख पाए, ना अब तुम अपनी बेटी का ख्याल रख पाओगे। तुम कैसे इंसान हो? हाँ, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ और कितने बड़े पागल हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे किसी से मरवा दोगे? ये चोमू सा लड़का जिसे मैंने ही बनाया, ये मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे संभाल सकता है? हाँ, ए बच्चे, और मारो, मारो ना, जान से मार दो मुझे। फिर मेरे मरने के बाद तुम्हारी बहन का क्या होगा? सोचा है कभी? तुम्हारी बहन जो इतने नशे में है और अपनी यादों को भूले जा रही है, उसे कैसे बचाओगे? फिर भी वो कुछ नहीं सुनता, उसे मारता है। ईशांत मार ही रहा होता है तभी मुथु उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे दूर करता है और उसके पास जाता है और उसे कहता है, अगर मेरी बेटी सब कुछ भूल जाएगी तब भी मैं उसे प्यार करूँगा। ये कहकर वो बंदूक से गोली चला देता है। वो पुलिस की बंदूक होती है जिससे वो गोली चलाता है और फिर पुलिस के पास जाकर कहता है, आप चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। जिस पर पुलिस कहता है, नहीं, मैं एक पिता को अरेस्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी ये तो क्रिमिनल था, इसकी गलती है। इसने बाहर जो कुछ तमाशा किया है, हमारे कितने लोगों को चोट पहुंची है। वो बच्चे जो एकदम से इसके वश में रहे हैं, ऐसे में उन बच्चों का ध्यान रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। आप अपनी बेटी के साथ साथ उन बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। आपको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, अब तो आप ही को सब कुछ संभालना है। और वो बच्चे अभी फ़िलहाल कैसे हैं? पुलिस से पूछते हैं ईशांत, तो वो कहते हैं, जैसा कि ईशांत ने कहा था, उन्हें बेहोश कर देने के लिए बेहोशी के इंजेक्शन, आपके कहे के मुताबिक हमने उन सब पे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है। वो सब बेहोश हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आपके कहने की वजह से ही हमारे लोग बचे, वरना वो जिस तरह से हमला कर रहे थे, हमारे लोगों को बचा पाना बहुत मुश्किल था। आपकी वजह से ही हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे सोल्जर्स सब बच पाए। हमें इतनी दूर से लोगों को भी बुलाना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि हम ऐसे क्रिमिनल को पकड़ सकें। पर अगर आपने इसे मार भी दिया है तो कोई बात नहीं, ये कह देंगे हम कि एनकाउंटर में मारा गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके जैसे क्रिमिनल को तो मरना ही चाहिए, ये मौत ही डिज़र्व करता है। वो कहता है, क्योंकि गोली उसके कंधे पर लगी होती है, तो वो कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है मैं मर गया? उसकी बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर तुरंत बंदूक निकाल के उसको मार देता है, उसके सर पे एक गोली। और इस बार कहता है, अब तो तुम मर गए ना, पागल बना रखा है इस आदमी ने सबको। ये कहकर वो हंस देखता है
सबकी तरफ। मुथु, ईशांत, दोनों देख रहे होते हैं। वो कहता है क्या? वो कह रहा था कि वो मरा नहीं है तो मैंने मार दिया, और वैसे भी एनकाउंटर में मर गया है ना, बात ख़त्म। जिस पर वो कहता है ठीक है, कहेंगे कि भाग रहा था तो पहले हमने कंधे पे गोली लगाई, गोली मारी, और उसके बाद वो उसके सर पे गोली मार दी, बस ख़त्म। हम संभाल लेंगे ये सब कुछ, आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं। मुथु को ये कहते हैं और कहते हैं आप अपनी बेटी को ले जाइए। जिस पर ईशांत तुरंत अपनी बहन का बेल्ट वगैरह सब निकालता है। जब वो जैसे ही उसको निकालता है, इंद्राणी होश में आ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। उसका जैसे ही वो गला पकड़ती है, वो एकदम से उसके गर्दन को तोड़ने वाली होती है। तभी ईशांत उसे रोकता है और उसके हाथ को पकड़ कहता है बहन। इंद्राणी एकदम से साइलेंट हो जाती है और कहती है कौन बहन? कैसी बहन? कहाँ की बहन? तुम कौन हो? जिस पर ईशांत कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। जिस पर वो उसके गर्दन को थोड़ा सा लूज़ करती है, लेकिन उसे फिर दीवार में ले जाकर चिपका देती है। उसकी स्पीड इतनी होती है, हवा से भी तेज़, कि उसके बगल से, उसके दोनों पिता के बगल से वो क्रॉस करती है। उन्हें पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे हवा का झोंका गुजरा हो। वो अपने भाई को गर्दन से पकड़कर दीवार में चिपका देती है और उठा देती है, जहाँ उसके पिता दोनों भागकर उसके पास जाते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटी, हम तुम्हारे पिता हैं, प्लीज़ शांत हो जाओ। जिस पर वो कहती है कौन से पिता? कैसे पिता? जिस पर ईशांत कहता है मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। ये बायोलॉजिकल फादर क्या होता है? जिस पर मुथु समझ जाता है कि उसे कुछ नहीं समझ आएगा ये सब। जिस पर मुथु से क्वेश्चन करता है एक बात बताओ, तुम कौन हो? जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। जिस पर ईशांत उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम कौन हो तो तुम मेरा गला छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। तुम कौन हो, कैसी हो, कहाँ से आई हो, क्या करती हो। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारा हाथ और मेरा हाथ सेम है। जिसे सुनकर इंद्राणी कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर वो कहते हैं उतारो तो सही। वो उसका गला छोड़ती है, वो धड़ाम से नीचे गिरता है और अपने गले को पकड़कर कहते हैं मान गया, मेरी बहन के हाथ में बहुत ताकत है। जिस पर वो कहती है कौन बहन? कैसी बहन? हाँ मैं समझ गया, कौन बहन, कैसी बहन, किस तरह की बहन। ये सब पूछने और जानने से पहले तुम ये मुझे बताओ, तुम्हें पता है तुम कौन हो? नहीं, तुम कौन हो ये तुम्हें नहीं पता। तुम मुझे बताओ, तुम्हें पता है कि तुम इंसान हो? इंसान क्या होते हैं? उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। जिस पर वो कहता है कि इंसान एक जीव है जो बाकी जीवों की तरह इस धरती में रहते हैं। धरती क्या होती है? वो सभी सवालों को सुन बहुत हैरान होते हैं, पर वो समझ जाते हैं कि इंद्राणी को सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। वैसे तो एक बच्चा ऐसे सवाल नहीं पूछता कि धरती क्या होती है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हैं, जान जाते हैं। पर ईशांत समझता है कि इसे अच्छे से समझाना होगा, और ईशांत इस पर सोच लेता है जब मैं मेरी बेटी को और अच्छे से प्यार करूँगा, उसे समझाऊँगा, बताऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। जिस पर वो कहती है पिता क्या होते हैं? पिता मतलब
फादर वो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं इस बात पे। थैंक यू वेरी मच।